हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये ईरोडोप सीरीज का 36 लेक्चर है और एसएचएम का पार्ट 5th और लास्ट पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम लोग 4.44, 4.54 टू 4.59, 4.67 और 4.82 इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं 4.44 में। ये आपको दिख रहा होगा, इस रॉड का मास है m, लेंथ है l और इनका कंबाइंड फोर्स कांस्टेंट k दिया हुआ है। तो अगर मैं रॉड को थोड़ा सा इधर को डिस्प्लेस कर दूं तो ये एंगुलर एसएचएम स्टार्ट कर देगी। तो उस एंगुलर एसएचएम का हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन है। अच्छा, इरोडोप फोर्स कांस्टेंट को इस टाइप से भी बोल देता है, कंबाइंड स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग्स इज इक्वल टू के। एक बार दोबारा देख लो, एक रॉड है, मास m, लेंथ l और नीचे दो स्प्रिंग जो दिए हुए हैं उनका कंबाइंड स्टिफनेस के दिया हुआ है, मतलब फोर्स कांस्टेंट के दिया हुआ है। अगर तुम रॉड को थोड़ा सा राइट साइड में डिस्प्लेस कर दो तो वो एंगुलर एसएचएम स्टार्ट कर देगी और उस एंगुलर एसएचएम की हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा निकालनी है। तो आप ये बताओ कि अगर मैं इसके ये वाले एंड को मान लो x डिस्प्लेस कर देता हूं राइट हैंड साइड में, मैं यहां पे फिगर बना दे रहा हूं, ये मीन पोजीशन थी और थोड़ा सा आपने x डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा दिखा दिया मैंने, ये x है मान लो और ये थीटा है और ये l है। तो पहली बात तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो x बाई एल होगी, या कह सकते हो x इक्वल टू एल थीटा होगी। एक तो ये आ गया। दूसरी बात, यहां पे अगर तुम देखोगे तो यहां पे एक इधर को फोर्स लगेगा और वो होगा कंबाइंड फोर्स कांस्टेंट के इंटू एक्स। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कंबाइंड फोर्स कांस्टेंट के इंटू एक्स और एक यहां पे mg लगेगा। अब मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेस किया था थीटा से, लेकिन तुम्हें लग रहा होगा कि kx और mg का जो टॉर्क होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, इस पॉइंट के अबाउट ध्यान रखना। इसका मतलब टॉर्क रिस्टोरिंग नेचर का है। क्यों टॉर्क रिस्टोरिंग नेचर का है? तो टॉर्क कितना आ गया, देखो टॉर्क आ गया, रिस्टोरिंग है तो माइनस मैंने अपनी तरफ से लगा दिया, kx का kx से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस l हो गई, देखो तो l आ गया, प्लस mg से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो ये आ गई और ये डिस्टेंस तुम्हें दिख रही होगी l/2 साइन थीटा। तो ये आ गई l/2 साइन थीटा। अब x को तुम रख दो l थीटा और स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा को थीटा रख दो, तो थीटा कॉमन आ रहा होगा, थीटा कॉमन आ रहा होगा। तो इसका मतलब जो टॉर्क आया वो कितना आ गया, माइनस ऑफ के एल स्क्वायर, यहां से आ गया।
प्लस mg/L/2 यहां से आ गया इंटू थीटा हो गया। अगर मैं टॉर्क को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड करूंगा, लेकिन इस एक्सिस के अबाउट होगा, ध्यान रखना बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3, तो वो एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा बन जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी देखो, अल्फा की वैल्यू होगी टॉर्क अपॉन आई, इसका मतलब माइनस KL² प्लस mg/L/2 अपॉन ml²/3 इंटू थीटा। तो एक तरीके से ये माइनस C इंटू थीटा इस टाइप की हो गई। तो SHM तो आ ही गया, नहीं है, SHM तो आ ही गया। अच्छा, SHM में जो एक्चुअल इक्वेशन होती है अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा होती है, क्यों? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा होती है। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो फिर ये वाली जो क्वांटिटी आई ये ओमेगा स्क्वायर बन गई, क्यों? ये बन गई ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनली ओमेगा कितना हो गया? ओमेगा हो गया √ऑफ KL² प्लस mg/L/2 अपॉन ml²/3, ये आ गया बस। तो इस टाइप से आ जाएगा, थोड़ा देख लेना, कभी कभी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होती है मेरे से, तो उस चीज को इग्नोर कर देना, बाकी मेन कंसेप्ट देख लेना, ठीक है? कंसेप्ट देख लेना कि अगर तुमने रॉड को थोड़ा सा राइट हैंड साइड में डिस्प्लेस किया तो रिस्टोरिंग में एक तो kx का टॉर्क आएगा और एक mg का टॉर्क आएगा, और फिर उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी। तो ये हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, इसको भी देख लो। ये मास m है, फोर्स कांस्टेंट k है जिसको स्टिफनेस कहते हैं लोग, और पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट आई दिया हुआ है। तो अगर तुम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दोगे तो ऑसिलेशन से स्टार्ट हो जाएंगे। तो उन ऑसिलेशन का तुम्हें ओमेगा निकालना है। क्वेश्चन देख लो, ब्लॉक का मास m, पुली का सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट k, और अगर तुम सिस्टम को थोड़ा सा मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दोगे तो एक ऑसिलेशन शुरू हो जाएंगे। तो उन ऑसिलेशंस की तुम्हें एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा निकालनी है। अब सुनो, मान लो मीन पोजीशन में, या जिसे इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहता है रूडो, स्प्रिंग में जो इलोंगेशन है वो x है, मान लो, लेट इलोंगेशन इज x, या x0 कह देते हैं, चलो ये हो गया। तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि kx0 की जो वैल्यू आनी चाहिए वो फिर mg आनी चाहिए। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब क्या देखो, मान लो यहां से ये x0 नीचे आके इसको मीन पोजीशन मिली, और अब मैं इसको फर्दर यहां से x डिस्प्लेस करता हूं, मान लो, तो ये SHM तभी करेगा जब इस पर नेट फोर्स या एक्सेलरेशन ऊपर को आएगा, क्यों? नहीं बताओ, तभी SHM तभी करेगा जब इसका नेट फोर्स या एक्सेलरेशन क्या आएगा, ऊपर को आएगा। अब मैं अलग अलग फ्री बॉडी बनाता हुआ चल रहा हूं। मान लो ब्लॉक में ऊपर को टेंशन T1 है,
नीचे मास mg है, और मैंने तुमसे कहा इसका एक्सेलरेशन इधर को आना चाहिए, तो इक्वेशन बननी चाहिए T1 माइनस mg इक्वल टू m इंटू ए, ये दूसरी इक्वेशन हुई। अब पुली में चलते हैं। अब आप ये बताओ, अगर इसका एक्सेलरेशन इधर को ऐसे है तो पुली में एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे होना चाहिए ना, अल्फा ये आना चाहिए, क्यों? अल्फा इस टाइप से होना चाहिए, और इस साइड तो टेंशन T1 है, और मान लो इस साइड टेंशन T2 आ जाती है, मान लो दूसरी साइड में टेंशन T2 आ जाती है, सपोज करो। तो अल्फा को मैं कितना लिखूंगा? T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्यों? अल्फा इक्वेशन क्या बनेगी, तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी? अल्फा इक्वल टू T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक इक्वेशन ये बन गई। अब एक चीज और, आपको देखो यहाँ पे स्लाइडिंग वगैरह नहीं दे रखी होगी, ऊपर कहीं पे दिया होगा, देखो डज नॉट स्लाइड, ये दिया हुआ है। तो अगर स्लाइड नहीं हो रहा है तो तुम्हें लग रहा होगा, हमने रोटेशन में कई बार कर चुके हैं, ये ए है ये अल्फा है, तो उस केस में ए इक्वल टू आर अल्फा, एक इक्वेशन ये बन जाएगी, ए इक्वल टू आर अल्फा, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। और लास्ट पॉइंट, अब ये बताओ कि ये जो T2 है ये अल्टीमेटली स्प्रिंग पे भी जाएगी ना, क्योंकि मैंने इस तरफ T1 लिया हुआ है, इस तरफ T2 लिया हुआ है, तो जो T2 टेंशन होगी वो स्प्रिंग में भी जाएगी, और स्प्रिंग अब टोटल एक्स नॉट प्लस एक्स खींच गया है। नहीं, स्प्रिंग अगर टोटल देखोगे तो कितना खींच गया, एक्स नॉट प्लस एक्स खींच गया है, तो इसका मतलब जो T2 की वैल्यू होगी इट इज ऑल्सो इक्वल टू के एक्स प्लस एक्स नॉट, ये फोर्थ हो गई। अब जब तुम इन सारों इक्वेशन को सॉल्व करोगे बेटा जो है, तो तुम्हें ना एक्सीलेशन कुछ इस टाइप का मिलेगा, एक्सीलेशन इक्वल टू सी एक्स, इस टाइप का होगा। लेकिन थोड़ा मैं और मॉडिफाई करता हूं, एक्स नीचे था मीन पोजीशन से और एक्सीलेशन ऊपर है, तो मैं माइनस अपनी तरफ से लगा सकता हूं, इसका मतलब a इक्वल टू माइनस सी एक्स, एक्चुअल में ये इस टाइप का है, तो ये एसएचएम तो हो ही गया। लेकिन एसएचएम की स्टैंडर्ड इक्वेशन में a की वैल्यू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है, इसका मतलब जो भी तुमने कांस्टेंट निकाला होगा वो एक्चुअल में ओमेगा स्क्वायर रहा होगा ना, जो भी तुम्हारा कांस्टेंट रहा होगा वो ओमेगा स्क्वायर रहा होगा, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अंडर रूट ऑफ सी आ जाएगी, ये कह लो। और वो बाय द वे तुम देखोगे तो सी की जो तुम्हारी वैल्यू आएगी ना, वो के अपॉन एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर आ रही होगी, सी तुम लास्ट में देखोगे तो ये आ रही होगी के अपॉन एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, ये आएगा तुम्हारा वहां पे। एक बार दोबारा से देख लो, मीन पोजीशन में मान लो स्प्रिंग एक्स नॉट खींचा हुआ है, तो इसका मतलब के एक्स नॉट इक्वल टू एम जी, ये तो तुम्हें लग रहा होगा। अब तुम मीन पोजीशन से ब्लॉक को एक्स नीचे खींच देते हो, तो वो ऊपर को आना चाहिए, उसको एक्सेलरेशन ऊपर को होना चाहिए, तो मैंने इक्वेशन बनाई T1 माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। अब पुली को भी अल्फा ऐसे घूमना चाहिए, इसका मतलब दूसरी साइड में राइट हैंड साइड में टेंशन ज्यादा होनी चाहिए, तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर अपॉन आई। और पुली में तुम्हें कोई स्लाइड नहीं दिया हुआ है, तो ए इक्वल टू आर अल्फा तो होगा ही होगा।
और एक चीज मैंने आपको बताई कि स्प्रिंग अब टोटल जो खींच गया है वो x प्लस एक्स नॉट खींच गया है और उसको T2 टेंशन मिल रही है। तो T2 की जो वैल्यू आनी चाहिए वो k x प्लस एक्स नॉट आनी चाहिए। तो जब तुम सारी इक्वेशन सॉल्व कर लोगे तो फाइनली तुम्हारा जो एक्सप्रेशन आएगा वो a इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू c टाइप का होना चाहिए। और एक चीज मैंने बताई कि x नीचे था a ऊपर था, तो माइनस मैंने अपनी तरफ से लगा दिया, तो एक्चुअल में वो a इक्वल टू माइनस सी एक्स टाइप का हो गया। और स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है वो होती है a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो वहां से तुम ओमेगा फाइंड कर लो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें भी देखो ये सिलिंड्रिकल है, और वही स्लाइड नहीं दिया हुआ कुछ भी, नो स्लाइड एक्सेट्रा, वो तो होगा ही होगा। और अल्फा पे सब कुछ इक्विलिब्रियम पे है, मतलब मीन पोजीशन पे है। फिर से वही है कि अगर तुम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दोगे तो ऑसिलेशन से स्टार्ट हो जाएंगे, और उन ऑसिलेशंस का तुम्हें ओमेगा निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये है कि तुम्हें ना मास ऑफ ए क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, नॉट गिवन। तो उसका भी कुछ जुगाड़ निकालते हैं, वो देखो कैसे। ये बताओ यहाँ पे mg लगा हुआ है, और यहाँ पे एक तरीके से mag लगा हुआ है। अब mag की सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, और mg की सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो r साइन अल्फा है। अब सब कुछ इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, अभी इक्विलिब्रियम पे है। इसका मतलब जितना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ओ के रेस्पेक्ट में mg का आना चाहिए, उतना ही क्लॉकवाइज टॉर्क mag का ओ के रेस्पेक्ट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना चाहिए। इसका मतलब इक्वेशन ये बनी कि mg इंटू r साइन अल्फा इक्वल टू mag इंटू r। तो यहां से ma तुम्हें पता चल गया एक्चुअली में, m साइन अल्फा ये आ गया मेरे ख्याल से। आई थिंक समझ में आ गया होगा ना कि इक्विलिब्रियम पे ओ के अबाउट जितना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क mg का है, उतना ही क्लॉकवाइज टॉर्क ma इंटू जी का है। ma इंटू जी की ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, लेकिन mg की ओ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो r साइन अल्फा है, तो वहां से ma पता चल गया। अब तुमने क्या किया, अब तुमने मान लो इसको थोड़ा सा इधर को डिस्प्लेस कर दिया, थीटा। तो ये जो अल्फा एंगल होगा वो अब अल्फा डैश कह लो, ये अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा ना। नहीं है, बताओ अब नया एंगल क्या हो जाना चाहिए, बताओ अल्फा प्लस थीटा हो जाना चाहिए। और तुम्हें रिस्टोरिंग टॉर्क इधर को मिलना चाहिए, क्यों नहीं है, रिस्टोरिंग टॉर्क इधर को आना चाहिए। इसका मतलब आपके mg का टॉर्क बड़ा होना चाहिए। नहीं है, पहले mg और mag का टॉर्क इक्वल था, लेकिन आपके mg का टॉर्क क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा, देखो रिस्टोरिंग बोला तो माइनस मैंने अपनी तरफ से लगा दिया, mg r साइन आपके, लेकिन अल्फा प्लस थीटा आ जाएगा, ये ध्यान रखना।
और दूसरे वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -ma g इंटू r ये होगा। अब कुछ नहीं है, तुम्हें साइन अल्फा प्लस थीटा को ओपन कर देना है बेटा। अब तुम क्या करना, साइन अल्फा प्लस थीटा को ओपन कर देना, साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा। अब कॉस थीटा को अप्रोक्सीमेटली 1 ले लेना, क्योंकि थीटा छोटा आता है, ध्यान रखना, थीटा स्मॉल था, ये हो गया। और साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा ले लेना, और ma को m साइन अल्फा ले लेना, ma को m साइन अल्फा लिख लेना, और टॉर्क को I से डिवाइड कर देना, ठीक है ना, टॉर्क को I से डिवाइड कर देना तो अल्फा आ जाएगा, मतलब अल्फा की जो वैल्यू करोगे वो टॉर्क अपॉन I कर देना, तो फाइनली तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा वो -c इंटू थीटा इस टाइप का आ जाएगा। और एक्चुअल रिलेशन क्या होता है, अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, इस टाइप का होता है। तो अगेन फिर से वही बात आ गई कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू c हो जाएगी, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √c आ जाएगी, बस हो गया। ये कर लो, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में थोड़ा ध्यान देना क्या क्या लोगे बेटा। एक तो वो सिलिंड्रिकल पुली थी, m और r दिया हुआ था, तो इसका मतलब एक तो हाफ mr स्क्वायर होगा, प्लस m इंटू आर स्क्वायर होगा, प्लस ma इंटू आर स्क्वायर। इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोगे तब तुम्हारा आंसर आएगा। तो एक बार दोबारा देख लो, अल्फा एंगल पे इक्विलिब्रियम था, इसका मतलब mg का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और mag का क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल था। अब तुमने थोड़ा सा क्लॉकवाइज थीटा घुमा दिया, तो जो रेस्टोरिंग टॉर्क होना चाहिए वो एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए, इसका मतलब mg का टॉर्क बढ़ जाना चाहिए, mag का टॉर्क वैसे ही रहेगा। तो जो नेट रेस्टोरिंग टॉर्क होगा वो कितना होगा, देखो mg इंटू आर इंटू साइन अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा, और माइनस mag r तो वही रहेगा। और इनमें जब अप्रोक्सीमेशन लगाओगे तो कॉस थीटा को 1 ले लोगे, साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा ले लोगे, ma को m साइन अल्फा ले लोगे, और टॉर्क को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड करोगे तो अल्फा बनेगा, और वो मैंने आपसे कहा अल्फा इक्वल टू -c इंटू थीटा टाइप का आना चाहिए। और एक्चुअल इक्वेशन में क्या होता है, एक्चुअल इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो वो होता है c इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा होता है, तो इसका मतलब जो ओमेगा की वैल्यू आएगी वो √c के इक्वल आ जाएगी। ये, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, देख लो क्या है। ये एक बड़ा सिलेंडर है और इसकी रेडियस r है, और इसके अंदर छोटा सिलेंडर है, इसकी रेडियस स्मॉल r है, और सफिशिएंटली रफ है, सफिशिएंटली रफ, इसका मतलब प्योर रोलिंग होगी, प्योर रोलिंग ये होगी। तो जब आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे छोटे सिलेंडर को, तो तुम्हें उनके ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड निकालना कितना होगा। क्वेश्चन एक बार दोबारा सुन लो। एक बड़ा सिलेंडर है, रेडियस कैपिटल R,
उसके अंदर छोटा सिलेंडर है, रेडियस स्मॉल आर, सफिशिएंटली रफ है, इसका मतलब प्योर रोलिंग होगी। तो छोटे सिलेंडर के जो ऑसिलेशंस होंगे उसका हमें क्या करना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो देखो क्या होगा, जैसे ना ये तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये इसकी मीन पोजीशन है। अब सपोज करो मैं छोटे सिलेंडर को थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेस कर देता हूं, ये एक्स है मान लो, और ये सपोज करो थीटा है। तो तुम्हें दिख ही रहा होगा कि ये वाली क्वांटिटी आर माइनस आर रही होगी, नहीं है, यहां से लेके यहां तक की ये हो गई। अब आप ये बताओ थीटा की जो वैल्यू रही होगी वो एक्स अपॉन आर माइनस आर रही होगी, या तुम ऐसे भी कह सकते हो एक्स इक्वल टू आर माइनस आर थीटा, कुछ भी कह लो। अब सुनो क्या है, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ तब थोड़ा और क्लियर होगा। अब इस पोजीशन में एक तो इसके सेंटर का इधर को एक्सीलरेशन आएगा, और एक ऐसे अल्फा आएगा। एक्चुअली ये ऑसिलेशन ना ऐसे चल रहे होंगे बेटा, इस टाइप से चल रहे होंगे, ये है मतलब प्योर रोलिंग इस टाइप की होगी। तो एक तो ए आएगा और एक अल्फा आएगा, ये तो आ गए एक्सीलरेशन। फिर कलर चेंज करता हूँ, फोर्स पे आता हूँ। अब अगर मैं फोर्स की बात करूं तो इधर को एक तुम्हें लग रहा होगा एम जी साइन थीटा होगा, और एक इधर पे कहीं पे अल्फा आएगा, एफ आएगा, फ्रिक्शन आएगा। लेकिन प्योर रोलिंग के केस में तुम अगर चाहो तो बॉटम के अबाउट भी अल्फा निकाल सकते हो, अल्फा अबाउट बॉटम भी निकाल सकते हो। वो अलग बात है कि वो अल्फा के इक्वल ही होगा। समझ में आ रहा है बेटा, जो है बॉटम के अबाउट भी अल्फा निकाल सकते हो। तो उस केस में अब जो ए की वैल्यू होगी वो हो जाएगी आर इंटू एल्फा अबाउट बॉटम। लेकिन फिगर में तुम्हें दिख रहा होगा कि ए एक्स के अपोजिट है, नहीं है, ए एक्स के अपोजिट है, तो माइनस में अपनी तरफ से लगा दूंगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई देखो, ए की वैल्यू हो गई माइनस आर इंटू एल्फा अबाउट बॉटम। अब एल्फा अबाउट बॉटम कितना होगा, टॉर्क अबाउट बॉटम अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बॉटम। अब बॉटम के अबाउट एक फायदा ये होगा कि फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो हो जाएगा, तो केवल एम जी साइन थीटा का टॉर्क होगा। तो ये हो गया एम जी साइन थीटा इंटू आर, और बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट छोटे वाले सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 3/2 एम आर स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे भी ना बेटा छोटा आर आएगा, यहाँ पे भी आएगा छोटा आर। और लास्ट में मैंने तुमसे कहा साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख देना, और थीटा की वैल्यू हमने कितनी लिखी थी बताओ, एक्स अपॉन आर माइनस आर कर देना। तो जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है ना, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ए की वैल्यू तुम्हारी माइनस सी एक्स इस टाइप की हो जाएगी। और एक्चुअल इक्वेशन में ए क्या होता है, एक्चुअल इक्वेशन में ए होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है।
तो यहाँ से तुम्हें दिख रहा होगा ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ सी आ जाएगी। सी निकालना तुम्हारा काम है, ध्यान रखना, रूट ऑफ सी हो जाएगी। और हमें निकालना था टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा लास्ट में, 2 पाई अपॉन ओमेगा कर देना, या कह लो 2 पाई अपॉन रूट ऑफ सी, ये आ गया। क्वेश्चन और सॉल्यूशन एक बार दोबारा समझा दे रहा हूँ। एक बड़ा सिलेंडर है, रेडियस कैपिटल आर, उसके अंदर छोटा सिलेंडर है, रेडियस स्मॉल आर, उसको तुम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हो, तो ये ऐसे प्योर रोल करता हुआ एसएचएम कर रहा है, तो उसका हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो मैंने तुमसे कहा छोटे सिलेंडर को मान लो तुमने एक्स डिस्प्लेस किया, तो उस जगह पे ए और अल्फा दोनों हैं, mg sin थीटा और फ्रिक्शन लगे हुए हैं, और प्योर रोलिंग के केस में मैं अल्फा बॉटम के अबाउट कैलकुलेट कर सकता हूं, और बॉटम के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क 0 हो जाएगा, सिर्फ mg sin थीटा का रह जाएगा। और ए की वैल्यू फिर आर अल्फा कर दोगे। हाँ, एक चीज और, एक थोड़ा सा और चेंज आएगा बेटा, यहाँ पे भी ना आर जो होगा वो छोटा वाला आर होगा, ये वाला जो आर होगा वो भी छोटा वाला आर होगा। तो ए की वैल्यू हम स्मॉल आर इंटू अल्फा वर्ड बॉटम कर सकते हैं। और मैंने आपसे कहा कि एक्स तुम्हें दिख रहा होगा राइट साइड में, ए तुम्हें दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, तो माइनस तुम अपनी तरफ से लगा दो। तो जब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो फाइनली तुम्हारा ए इक्वल टू माइनस सी एक्स टाइप का आ जाएगा, और एक्चुअल में वो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है। तो वहां से पहले ओमेगा निकालो, उसके बाद टाइम पीरियड निकालो, ये कर लो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये सिलेंडर है और वो प्योर रोलिंग तो होती है, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में, और इनका कंबाइंड ये दिया हुआ है। वही एब्सेंस ऑफ स्लाइडिंग तो है ही है, इसका मतलब प्योर रोल तो होगा ही होगा। तो अगर तुम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दोगे तो इसका भी ऑसिलेशन ऐसे होंगे, इस टाइप से चलेंगे ऑसिलेशन, इस टाइप से चलेंगे। तो तुम्हें उसका टाइम पीरियड निकालना, टाइम पीरियड कितना होगा। तो सुनो, अगर मान लो मैं इसको x डिस्प्लेस करता हूं, x स्मॉल है, यहाँ ध्यान रखना, तो तुम्हें मालूम होगा जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है ये 2x डिस्प्लेस होता है ना, इसका मतलब इस पे इधर को एक फोर्स लगेगा k इंटू 2x, और एक फ्रिक्शन भी कहीं आएगा, और इस डायरेक्शन में एक a आएगा, और एक अल्फा आएगा। फिगर और क्लियर कर दे रहा हूं, देखो जैसे ये था बेटा, जो ये है, तुमने इसको मान लो x डिस्प्लेस किया, तो उधर को एक a भी आया और एक अल्फा भी आया, और इस पे इधर को जो फोर्स लगा वो k इंटू 2x लगा, और एक इधर को फ्रिक्शन मान लो। लेकिन अभी भी मैंने तुम्हें बताया था कि प्योर रोलिंग के केस में हम चाहें तो बॉटम मोस्ट के अबाउट भी अल्फा निकाल सकते हैं, अल्फा अबाउट बॉटम मोस्ट पॉइंट निकाल लेंगे। और एक चीज और, एक्स राइट साइड में है लेकिन ए लेफ्ट साइड में आ रहा है, नहीं है, एक्स राइट साइड में है लेकिन ए लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो माइनस में अपनी तरफ से लगा दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ए की जो वैल्यू होनी चाहिए माइनस मैंने अपनी तरफ से लगा दी रेडियस इंटू अल्फा अबाउट बॉटम,
अल्फा अबाउट बॉटम क्या होगा? टॉर्क अबाउट बॉटम अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बॉटम, और बॉटम के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क तो आएगा नहीं, k इंटू 2x का टॉर्क आएगा, और उसकी बॉटम से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2r है, ये आ गया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉटम के अबाउट कितना होगा? सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर दिया हुआ है, तो बॉटम के अबाउट 3/2 mr² होगा। और अगेन फिर से वही वाली बात कि तुम्हारा जो एक्सीलरेशन आएगा वो -cx टाइप का होना चाहिए, c कांस्टेंट है, ध्यान रखना यहाँ पर। और एक्चुअल इक्वेशन में a क्या होता है बताओ? जो है -ω² इंटू एक्स होता है। इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू √c आ गई, क्यों? और पूछा क्या था? टाइम पीरियड पूछा था, तो टाइम पीरियड लास्ट में आ जाएगा 2π/ω, या कह लो 2π/√c, ये आ गया। तो सारी प्रॉब्लम्स में तुम्हें केवल c निकालना बस हो गया, ये ध्यान रखना। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर मैं सिलेंडर को थोड़ा सा राइट हैंड साइड में डिस्प्लेस कर दूं तो वो प्योर रोल करता हुआ ऑसिलेशंस करेगा, उसका मुझे टाइम पीरियड निकालना है। अगर मैंने सिलेंडर के सेंटर को x डिस्प्लेस किया तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा वो 2x डिस्प्लेस होगा, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे लेफ्ट साइड में जो फोर्स लगेगा वो k इंटू 2x लगेगा, और बॉटम में एक फ्रिक्शन भी लग सकता है, और सिलेंडर में a और अल्फा दोनों होंगे। और प्योर रोलिंग में मैंने तुमसे कहा अल्फा तुम बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो उस केस में जो a होगा वो माइनस रेडियस इंटू अल्फा अबाउट बॉटम मोस्ट होगा, और अल्फा अबाउट बॉटम मोस्ट होगा टॉर्क अबाउट बॉटम मोस्ट अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बॉटम मोस्ट, और बॉटम मोस्ट के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क हो जाएगा 0, तो केवल k इंटू 2x का टॉर्क आएगा जिसकी बॉटम से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2r है, और बॉटम के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 mr² होगा। तो फाइनली वहां से जो a आएगा वो माइनस अल्फा इंटू एक्स टाइप का आएगा, तो वहां से पहले ओमेगा निकाल लो फिर टाइम पीरियड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये टू बॉडी ऑसिलेटर पे बेस्ड है जिसका तुम्हें ओमेगा निकालना है। ओमेगा इक्वल टू इतना, जहां पे म्यू तुम जानते हो रिड्यूस्ड मास होता है, ये टू बॉडी ऑसिलेटर क्या होता है ये भी तुम जानते हो ना, जैसे ये है, ये मान लो M1 है, ये M2 है, और इसके बीच में K दिया हुआ है। अगर तुम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दो, कंप्रेस या इलोंगेट करके छोड़ दो, तो दोनों के दोनों ऑसिलेशन शुरू कर देते हैं ना बेटा जो है। अगर तुम स्प्रिंग को कंप्रेस या इलोंगेट करके छोड़ दो तो दोनों के दोनों ऑसिलेशन से स्टार्ट कर देते हैं, जिनका टाइम पीरियड ओमेगा और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो बेसिकली तुम्हें वही ओमेगा निकालना होता है, क्या है समझ में आ रहा है ना, कि दो ब्लॉक्स के बीच में एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को तुम कंप्रेस या इलोंगेट करके छोड़ दो तो वो ऑसिलेशन से स्टार्ट कर देते हैं दोनों के दोनों ब्लॉक्स, और दोनों का टाइम पीरियड ओमेगा या फ्रीक्वेंसी वो सेम रहती है, तो हमें वो कॉमन फ्रीक्वेंसी निकालनी है कितनी हो। अब सुनो क्या है, इसमें मान लो लेट नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, मान लो वो L0 है, और किसी टाइम t पे
ये m1 है, ये m2 है, इसको ओरिजिन मान लो। m1 का x कोऑर्डिनेट मान लो x1 है और m2 का x कोऑर्डिनेट मान लो x2 है। तो इस टाइम पे, एट दिस टाइम, स्प्रिंग की जो लेंथ होगी वो x1 माइनस x2 होगी ना। ये भी मेरे ख्याल से फील हो रहा होगा तुम्हें, नहीं है? इस टाइम पे स्प्रिंग की जो लेंथ होगी वो x1 माइनस x2 होगी। और मैं मान लेता हूं कि लेट L इज ग्रेटर देन L0। इसका मतलब स्प्रिंग में जो इलोंगेशन होगा, देयरफॉर इलोंगेशन x, वो L माइनस L0 होगा या x1 माइनस x2 माइनस L0 होगा। अब मैं इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं। L0 का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, ध्यान रखना। तो ये बन जाएगी d2x2 अपॉन dt2 इक्वल टू d2x1 अपॉन dt2 माइनस d2x2 अपॉन dt2। ये आ गया। और जरा देखो, ये a1 है और ये a2 है। तो a1 माइनस a2 को तुम ये भी कह सकते हो a रिलेटिव है। ये अभी मैं यूज करूंगा, कुछ टाइम के बाद यूज करूंगा। एक बार दोबारा देख लो क्या कह रहा हूं मैं। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ मान लो L0 थी। इस टाइम पे m1 x1 कोऑर्डिनेट पे था और m2 मान लो x2 कोऑर्डिनेट पे था। तो इस समय जो लेंथ है वो x1 माइनस x2 है और L को मैं L0 से बड़ा मान रहा हूं। तो फिर इलोंगेशन x कितना है? L माइनस L0। इसका मतलब x1 माइनस x2 माइनस L0। तो अगर मैं उसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दूं, ठीक है ना, d2x, सॉरी यहाँ पे केवल x आएगा। अगर मैं उसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दूं d2x अपॉन dt2, तो वो आ जाएगा d2x1 अपॉन dt2 माइनस d2x2 अपॉन dt2 या a1 माइनस a2, या उसको मैं a रिलेटिव कह सकता हूं। एक तो ये कहानी अलग हो गई। अब दूसरी कहानी सुनो। स्प्रिंग इलोंगेटेड है, इसका मतलब इस पे इधर को फोर्स लगा हुआ है kx और इस पे इधर को लगा हुआ है kx। अब मैं सबसे पहले इसको देख रहा हूं बेटा, देखना, ये देखना। इस पे जो फोर्स है वो निगेटिव डायरेक्शन में है। इसका मतलब माइनस kx इक्वल टू m1 इंटू a1 या कह लो m1 इंटू d2x1 अपॉन dt2। अब मैं एक काम कर रहा हूं ना, इस इक्वेशन को m2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं बेटा, m2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो ये हो गया देखो, माइनस kx m2 इक्वल टू m1 m2 d2x1 अपॉन dt2। अच्छा, m2 की अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो उसमें प्लस kx आएगा। जो वहां पे मैंने माइनस kx लिया था वो प्लस kx आएगा, और उसी टाइप से मॉडिफिकेशन करके मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्लस kx m1 होगा आपके, और ये हो जाएगा m1 m2
d2x2 अपॉन dt2, और अब मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, ये आ गया। तो जरा देखो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, जो है माइनस के m1 प्लस m2 x इक्वल टू m1 m2 कॉमन आ गया, ध्यान रखना। और ब्रैकेट में तुम्हें दिख रहा होगा, देखो d2x1 अपॉन dt2 माइनस d2x2 अपॉन dt2, जिसको मैं a रिलेटिव लिख सकता हूँ। इस इक्वेशन को जरा देख लो अच्छी तरीके से। इस इक्वेशन को जरा देख लो, मैंने दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो माइनस के एक्स कॉमन आ गया और m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 m2 कॉमन आ गया, और वो आ गया d2x1 अपॉन dt2 माइनस d2x2 अपॉन dt2, जिसको हमने a रिलेटिव लिख दिया। तो जरा देखना यहाँ से जो a रिलेटिव निकल के आया, वो माइनस के अपॉन म्यू इंटू कुछ x टाइप का आ रहा है, जरा देखो बेटा। यहाँ पे जो म्यू है वो रिड्यूस्ड मास है, और उसकी वैल्यू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 दिख रही होगी तुम्हें। तो इसका मतलब इसका जो ओमेगा होगा, ये एक तरीके से वो आ गया ना, a रिलेटिव इक्वल टू माइनस सी एक्स टाइप का आ गया ना। देखो सी एक्स टाइप का नहीं आ गया बेटा, ये बताओ। नहीं है, a रिलेटिव इक्वल टू क्या हो गया, माइनस सी एक्स टाइप का आ गया। तो यहां से ये बताओ ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, जो है ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी रूट सी, या फिर रूट के अपॉन म्यू। ये आ गई, बस यही आंसर भी दिया। देखो एक बार दोबारा देख लो। नेचुरल लेंथ मान लो L0 थी, किसी टाइम पे मान लो m1 x1 कोऑर्डिनेट पे था और m2 x2 कोऑर्डिनेट पे था, तो लेंथ ऑफ स्प्रिंग हो गई x1 माइनस x2। पर मान लो L की वैल्यू L0 से बड़ी है, तो फिर जो इलोंगेशन हुआ x, वो L माइनस L0 हुआ। इसका मतलब x1 माइनस x2 माइनस L0 हुआ। उसको मैंने दो बार डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है ना, उसको मैंने दो बार डिफ्रेंशिएट किया, तो d2x अपॉन dt2 इक्वल टू a1 माइनस a2 आ गया, जिसको मैंने a रिलेटिव कह दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, m1 पर माइनस के एक्स फोर्स लिखा, और उसको मैंने लिखा m1 इंटू d2x1 अपॉन dt2, और उसको m2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और m2 पे मैंने प्लस के एक्स फोर्स लिखा, और उसको m1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें इस टाइप की इक्वेशंस मिल गई। और फिर मैंने पहली वाली इक्वेशन से दूसरी वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फिर हमारा रिजल्ट आ गया, हो गया, ये कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ए रिलेटिव ये रहा होगा ना, तुम ये भी देखो ना बेटा, ए रिलेटिव कितना रहा होगा। तुम्हें कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, ए रिलेटिव यहाँ पे कितना था बेटा, इस वाली इक्वेशन से देखो, तो वही तो आ गया। देखो d2x अपॉन dt2। तो SHM की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है कुछ ऐसी तो होती है, d2x अपॉन dt2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। वो कुछ इस टाइप की भी तो होती है कि नहीं होती, बताओ बेटा, जो है। तो ये वही तो आ रही है ना, अगर देखोगे तो उसी टाइप की आ रही है। नहीं है, d2x अपॉन dt2 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इस टाइप की इक्वेशन आ रही है। ये क्या, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये तो वही रिड्यूस्ड मास पे बेटा, ये है एक मास, ये है m1, एक मास m2 ये है, और इनके बीच में दिखा नहीं रखा है एक्चुअल में ना, ऐसे स्प्रिंग है बेटा, ये है।
ये हो गया। तो तुम्हें ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अच्छा, रेडियन पर सेकंड में दे रखी है, तो इसका मतलब ओमेगा पूछा होगा, तुमसे ध्यान रखना, ओमेगा पूछा होगा। तो ओमेगा अभी हमने पहले पार्ट में क्या बोला, ओमेगा मैंने लिखा रूट के अपॉन म्यू, और म्यू हमने कितना कहा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा ना। बिल्कुल वही प्रॉब्लम है, बस थोड़ा सा शेप अलग टाइप की दे रखी है कि आपको दोनों की ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो रूट के अपॉन म्यू आ गया और म्यू की वैल्यू इतना रख दो। अब तुमसे क्या कहता है कि तुम ना m1 को 12 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे देते हो। इसको जरा ध्यान से देखना। एक तो तुम्हें एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन निकालना है और एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लिखूं, तो तुम लिखोगे m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें से v2 जीरो था, ध्यान रखना। तो एक तरीके से ये हो गई m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू vc, v1 सॉरी। अब देखो, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल कोई भी फोर्स नहीं है, क्योंकि दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है ना बेटा, जो है एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। अब ध्यान से देखना बेटा, जो है अब जो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन होगा वो हाफ m1 v1 स्क्वायर, इतनी तुमने एनर्जी दी थी, इतनी एनर्जी दी थी, माइनस हाफ मास ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका स्क्वायर, ये कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब ये एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, और यहां पे जो मास ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वो m1 प्लस m2 होगा। और इसकी वैल्यू हाफ के ए स्क्वायर भी होती है, नहीं होता ये तुम जानते हो, हाफ के ए स्क्वायर भी होती है। और के अभी हमने देखा था, के कैसे निकालोगे, ओमेगा इक्वल टू रूट के अपॉन म्यू था, नहीं तो ओमेगा इक्वल टू कितना था, रूट के अपॉन म्यू, और म्यू की वैल्यू कितनी थी, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां से तुम ए भी निकाल लोगे, बस हो गया, फाइंड ए और एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन ई, ये दोनों निकाल लेना, बस हो गया। दूसरा वाला पार्ट थोड़ा अच्छी तरीके से देख लो क्या है। तुमने इसको वेलोसिटी दी v1, इसका मतलब एनर्जी गिवन कितनी थी, हाँ ध्यान से देखना बेटा, जो है एनर्जी गिवन थी हाफ m1 v1 स्क्वायर, इतनी तुमने एनर्जी दी है। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लो, और वो आ जाएगी m1 v1 अपॉन m1 प्लस m2। इसका मतलब काइनेटिक ऑफ एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये आ जाएगी हाफ मास ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, और ये कांस्टेंट होगी। तो तुमने इतनी एनर्जी दी थी, सेंटर ऑफ मास के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी फिक्स है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन होगा। मतलब एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन होगा एनर्जी गिवन
माइनस कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये होगा, बस हो गया। और उसके बाद एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन को जो हम हाफ के ए स्क्वायर लिखते हैं, नहीं है, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन को हम क्या लिखते हैं, हाफ के ए स्क्वायर, वहां से तुम फिर ए और निकाल लेते, ये कहते हैं। तो ये बी पार्ट थोड़ा सही ढंग से देख लेना, बी पार्ट कैसे करना है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। तुम्हें एक्स ये दिया हुआ है, तुमसे कहता है ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड एंड वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तुम ये बताओ एक्स इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बीटा टी साइन ओमेगा टी दे रखा है। तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे कितना है बेटा, ये है ए नॉट ई की पावर माइनस बीटा टी, और वेलोसिटी कितनी है, dx बाई डी टी है। क्यों, ये दो चीजें है ना। अच्छा, एक छोटी सी बात है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड तुम्हें दिख रहा होगा एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है। क्यों, यहाँ पे एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है, इसका मतलब ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं। अब तुम्हें इन दोनों की वैल्यू t इक्वल टू 0 पे रखनी, निकालनी है, बस हो गया। तो इसमें t इक्वल टू 0 पुट कर देना, पुट t इक्वल टू 0। तो वहां से तुम्हें a भी पता चल जाएगा और b भी पता चल जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसमें एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है, इसका मतलब डैम्प्ड ऑसिलेशंस का केस है। dx बाई dt करोगे तो v बन जाएगा, और तुम्हें एम्पलीट्यूड और वेलोसिटी की वैल्यूज t इक्वल टू 0 पे निकालनी है, वो निकाल। उसके बाद कहता है मोमेंट्स एट विच द पॉइंट रीचेज द एक्सट्रीम पोजीशंस। ये मैथमेटिकल है, बी वाला पार्ट थोड़ा सा मैथमेटिकल है। अब चलते हैं बी पार्ट। ये बताओ एक्सट्रीम पोजीशंस में v 0 होगा ना, तो तुम dx बाई dt को 0 कर देना, बस हो गया। पुट dx बाई dt इक्वल टू 0, और वहां से t का जनरल एक्सप्रेशन निकाले ना, जहां पे dx बाई dt 0 होगा। समझे ना, फाइंड जनरल एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ t where dx by dt इक्वल टू 0। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा ये भी कैसे करना है। तो जनरल एक्सप्रेशन तुम्हारा ये आ जाएगा, ये ध्यान, ये थोड़ा मैथमेटिकल है, फिजिक्स का इसमें कम लिंक है क्योंकि मैथ्स तुम पढ़ते ही हो। ये अब चलते हैं इस वीडियो के और एसएचएम के लास्ट क्वेश्चन में। मास दिया हुआ है 0.5 kg, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है इतना, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ है, और स्ट्रेच करते हो 3 सेंटीमीटर एंड देन रिलीज्ड। तो सबसे पहले तो तुम्हें पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वैसे ही चलेगा, मतलब फ्रिक्शन का उसमें कोई वो नहीं होगा। t इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई के, वही कर देना सीधे सीधे। फ्रिक्शन का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आता, ध्यान रखना। t इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई के, वही चलेगा, सब कुछ वही चलेगा। अब इसका दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस that the bar performs until it stops completely। तो मैं बी पार्ट का तुम्हें कंसेप्ट बता देता हूँ, बी पार्ट का कंसेप्ट क्या है।
म्यू दिया हुआ है, ध्यान रखना बेटा। मान लो ये स्प्रिंग है, तुमने इसको ए तक खींचा, और सिंस फ्रिक्शन है तो ये दूसरी साइड में ए तक नहीं जाएगा बल्कि बी तक जाएगा। मान लो ये केवल बी तक जाता है, तो आप कह सकते हो ड्यू टू फ्रिक्शन बी विल बी लेस देन ए। एक तो ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, सुनो, इसको P कह दे रहा हूं, इसको Q कह दे रहा हूं। P से Q तक वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इक्वल टू डिक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी। बताओ ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बेटा, बताओ। जब आप P से लेके Q तक गए तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन वो कितना होना चाहिए, तो डिक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी होना चाहिए। अब फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क किया, देखो म्यू mg, ये तो फ्रिक्शन फोर्स था, और फ्रिक्शन में आप a प्लस बी चले गए, ये हो गया। और मैकेनिकल एनर्जी में कितना डिक्रीज हुआ, पहले हाफ के ए स्क्वायर एनर्जी थी, और वहां पे तुम्हारे पास माइनस हाफ के बी स्क्वायर होगी, या तुम इसको कह सकते हो हाफ के ए माइनस बी ए प्लस बी, और ए प्लस बी देखो कैंसिल हो गया, तो यहां से जो ए माइनस बी की वैल्यू आई वो 2 म्यू एम जी बाई के आ गई मेरे ख्याल से। अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग रिजल्ट क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट बेटा। ए माइनस बी एक्चुअल में डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड है, डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड है। और ये 2 म्यू एम जी अपॉन के आ रहा है, और आप देखो 2 म्यू एम जी और के सब कांस्टेंट है, इसका मतलब जो डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना बेटा, कभी कभी क्वेश्चन इसमें बनता है कि इस वाली प्रॉब्लम में जो डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है बेटा। अब सुनो, फाइनली रुकने के लिए क्या होगा, फाइनली मान लो मीन पोजीशन से ये एक्स फाइनल पे रुक गया, तो इस पे वापस आने के लिए फोर्स लग रहा है के एक्स फाइनल, और रोकने के लिए फोर्स लग रहा है म्यू एम जी। इसका मतलब फाइनली कब रुकेगा बताओ मुझे, ये फाइनल में तब रुकेगा जब म्यू एम जी ग्रेटर देन इक्वल टू के एक्स फाइनल होगा, या मैं क्रिटिकल केस में इक्वल ले लेता हूं, म्यू एम जी इक्वल टू के एक्स फाइनल ले लेता हूं, तो यहां से एक्स फाइनल निकल गया म्यू एम जी बाई के। अब तुम्हें इनिशियली कुछ एक्स इनिशियल दे दिया था और लास्ट में यहां पे रुक जाएगा, तो अब मेरे को ये बताओ कि जो टोटल डिक्रीज होगा, टोटल डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड,
वो जो भी तुम्हें एक्स इनिशियल दिया होगा माइनस एक्स फाइनल होगा, नहीं ये टोटल डिक्रीज इन ये होगा। और मैंने तुमसे कहा कि हर बार डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है और इसको सी कह देता हूं। तुम्हें टोटल एम्पलीट्यूड में डिक्रीज एक्स इनिशियल माइनस एक्स फाइनल करना है, तो इसका मतलब मीन पोजीशन से तुम्हें कितनी बार गुजरना पड़ेगा बताओ मुझे। नहीं मीन पोजीशन से तुम्हें कितनी बार गुजरना पड़ेगा, n इक्वल टू तुम लिखोगे x इनिशियल माइनस x फाइनल बाई कांस्टेंट। लेकिन तुमसे कहता है कि वो कितने ऑसिलेशंस कर लेगा, तो ये बताओ कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने आ जाएंगे लास्ट में। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आ जाएंगे n/2 आ जाएंगे बस लास्ट में। एक बार पूरा कंसेप्ट दोबारा सुन लो क्या था बेटा। जो है इनिशियली तुमने ना इतना कंप्रेस करके छोड़ दिया था, ये था स्ट्रेच करके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुम्हारा x इनिशियल था, x इनिशियल इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये तो इनिशियली तुमने छोड़ दिया था। और ये बताओ लास्ट में वो कब रुक जाएगा, जब के एक्स फाइनल म्यू एम जी के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब एक्स फाइनल की वैल्यू म्यू एम जी बाई के हो जाएगी। अच्छा ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो एक्स फाइनल है ना, वो इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना बेटा। जो है एक्स फाइनल ये होगा, तो इसका मतलब जो टोटल डिक्रीज हुआ, टोटल जो डिक्रीज हुआ वो एक्स इनिशियल माइनस एक्स फाइनल हुआ। और मैंने तुम्हें ये प्रूव किया कि एक बार जब वो मीन पोजीशन से गुजरता है तो जो डिक्रीज है वो कांस्टेंट आ रहा है। नहीं, एक बार जब वो मीन पोजीशन से गुजर रहा है तो जो डिक्रीज है वो कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब मीन पोजीशन से उसको कितनी बार पास होना पड़ेगा बेटा। जो है एक्स इनिशियल माइनस एक्स फाइनल अपॉन वो कांस्टेंट क्वांटिटी। लेकिन तुमसे ऑसिलेशंस पूछे थे, कितने ऑसिलेशंस होंगे, तो इसका मतलब जो तुम्हारा आंसर होगा वो होगा n/2। ये एक बार लास्ट में और बता दे रहा हूं, सुन लो। एक्स इनिशियल या एक्स फाइनल इलोंगेशन या फिर कॉम्प्रेशन है। यहाँ पे वैसे एक्स इनिशियल इलोंगेशन दिया था, और मैंने तुमसे कहा कि फाइनली वो कब रुक जाएगा, जब के एक्स फाइनल इक्वल टू म्यू एम जी के इक्वल होगा। तो यहां से हमने ये दिखाना है कि टोटल कितना डिक्रीज होना है। टोटल डिक्रीज हुआ एक्स इनिशियल माइनस एक्स फाइनल, और मैंने ये प्रूव किया कि एक बार जब वो मीन पोजीशन से गुजर रहा है तो जो डिक्रीज आ रहा है वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब उसको मीन पोजीशन से कितनी बार गुजरना पड़ेगा, टोटल डिक्रीज अपॉन वो कांस्टेंट क्वांटिटी। लेकिन ऑसिलेशंस पूछे थे मेरे से, कितने ऑसिलेशंस हुए, तो ऑब्वियस सी बात है ऑसिलेशंस होंगे n/2। और वो कांस्टेंट मैंने ऐसे प्रूव कर दिया था ये वाली इक्वेशन से, कि जब बॉडी P से Q तक गई तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन वो डिक्रीज इन मैकेनिकल एनर्जी हुआ। और फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क हुआ, देखो म्यू एम जी तो फ्रिक्शन लगा, और a+b डिस्टेंस ट्रेवल की। और मैकेनिकल एनर्जी में कितना डिक्रीज हुआ, पहले हाफ के ए स्क्वायर था, बाद में हाफ के बी स्क्वायर हो गया, तो वहां से मैंने a माइनस बी को कांस्टेंट लिखा। तो ये तुम्हारा SHM हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेव मोशन स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड।